नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। आज बात करेंगे खबरों की खबर को लेकर, जिसमें कई महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोहन भागवत को लेकर के। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वैसे तो कहने के लिए यह संगठन हिंदुओं का संगठन है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लगातार हिंदू धर्म पे और सनातन धर्म पे प्रहार करने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये वही मोहन भागवत है जिन्होंने हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाते हुए महाभारत में समलैंगिकता का उदाहरण दिया था। यह वही मोहन भागवत है जो ये कहता है कि हिंदू 50 साल के लिए मंदिर और मूर्तियों को भूल जाए, जो ये कहता है कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, जिनका ये मानना है कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है, जो ये कहता है कि जाति पंडितों ने बनाई, जो ये कहता है कि हिंदू शास्त्रों में बदलाव करना जरूरी है। उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जितने भी बयान दिए हैं वो हिंदू विरोधी बयान है। उनकी हिम्मत ये कहने की कभी नहीं होगी कि कुरान में चेंज किया जाए, लेकिन हिंदुओं पर अनर्गल प्रलाप करने वाले मोहन भागवत लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्हें पीछे ले जाने वाली रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को गैर लाभकारी संगठन उद्योग वर्धनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि महिलाएं किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पुरुष अपनी मृत्यु तक काम करता है, एक महिला भी अंत तक काम करती है, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित भी करती है। एक महिला के प्यार और स्नेह में ही बच्चे बड़े और परिपक्व होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा यह आपको जानना बेहद जरूरी है। संघ प्रमुख ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाएं उन सभी कार्यों को कर सकती है जिसे एक पुरुष कर सकता है, इसलिए पुरुषों का यह दावा करना मूर्खतापूर्ण है कि वे महिलाओं का उत्थान करेंगे। उन्होंने कहा इस तरह के अहंकार का कोई कारण नहीं है। महिलाओं को वह करने दें जो वे चाहती हैं, बस उन्हें सशक्त बनाएं और उन्हें प्रतिगामी रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त करें। एक महिला स्वयं को ऊपर उठाती है तो वह पूरे समाज को ऊपर उठाती है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने में उद्योग वर्धनी के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा महिलाएं किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर, यहाँ तक तो मोहन भागवत ने जो कहा वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि किन रीति रिवाजों की बात करते हैं। क्या रीति रिवाज कोई दूसरा पंथ या मजहब के मानने वाले लोग मानते हैं? रीति रिवाज और परंपरा तो हिंदुओं में ही माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जिस रीति रिवाजों और परंपराओं का मोहन भागवत बात कर रहे हैं वह रीति रिवाज और परंपरा तो हिंदुओं में है, तो क्या मोहन भागवत हिंदू परिवार व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि इनका यह बयान द्वेषपूर्ण से भरा हुआ है। अगर मोहन भागवत को ये पता होता कि सनातन परंपराओं में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तो मोहन भागवत इस तरह की बयान कभी नहीं देते। लेकिन उन्हें सनातन परंपराओं से कोई लेना देना तो है नहीं, बल्कि सनातनियों को खंड खंड में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कि इनके प्रिय पसमानदाओं का वर्चस्व कायम रहे। इसके अलावा दूसरी खबर है, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के बाद अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने की तैयारी में है। यह निर्णय पार्टी के कुछ राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरा होने के बाद लिया जाएगा। हालांकि एक खबर यह भी सामने आई थी कि भाजपा और आरएसएस के बीच अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भाजपा नेतृत्व को सुझाव दिया है कि ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिसे संगठनात्मक अनुभव हो और जिसकी पार्टी के भीतर निष्पक्ष छवि हो। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा ने 4 संभावित नामों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। उनमें पहला नाम सामने आता है उड़ीसा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है और उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। इसी रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल है, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी चर्चा है, जिनके पास जनाधार के साथ साथ संगठन में मजबूत पकड़ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हाल ही में एक और नेता का नाम जुड़ा है और इसका नाम है BD शर्मा, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। इन्हीं सभी नामों को संगठनात्मक अनुभव और व्यापक स्वीकार्यता के आधार पर चुना गया है। पार्टी की योजना है कि पहले भाजपा की केंद्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाए, जहां 4 नामों में से एक पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में भाजपा के वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा, अब लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम 15 अगस्त के बाद घोषित होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के प्रभारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि 10 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा बाकी है। अभी नाम घोषित करने के लिए कोई अंतिम समय सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए देश भर के 10 लाख से अधिक बूथों पर मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा ने 10 लाख बूथों में से 7.5 लाख बूथ प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं। इसके अलावा तीसरी खबर है इंडिया गठबंधन को लेकर के। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाचार एजेंसी PTI के साथ बातचीत में यह टिप्पणी की है। संजय सिंह की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब शनिवार यानी 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सांसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए संयुक्त पत्र लिखा था। जानकारों का कहना है कि आपने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लोकसभा चुनाव में असफलता, रणनीतिक मतभेदों और महत्वाकांक्षाओं के कारण लिया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन बच्चों का खेल नहीं है। संजय सिंह के बयान में कांग्रेस के प्रति नाराजगी साफ देखी जा सकती है। संजय सिंह का कहना है कि इंडिया गठबंधन अपनी बैठक करके जो निर्णय करना चाहता है वह ले। इंडिया गठबंधन कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप बताइए, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कोई मीटिंग की है? उस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोई पहल की है? गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह कहते हैं, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई टिप्पणी, कभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टिप्पणी। इंडिया गठबंधन को जिस रूप में एकजुट होकर चलना चाहिए था, उसका सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े दल की भूमिका निभाई क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है। हालांकि कांग्रेस ने आपके इस रुख पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक जून 2025 में हुई थी। तब विपक्षी दलों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी साल 2011 में हुए अन्ना आंदोलन की उपज है, जो उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। पार्टी ने खुद को बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग एक नई और ईमानदार राजनीतिक ताकत के तौर पर पेश किया। लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद आपका यह स्टैंड पीछे चला गया, जिसमें वह बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखती थी। यह रणनीतिक समझौता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। लोकसभा चुनावों में झटका लगने के बाद असली झटका 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा, जो आपका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। 2015 और 2020 में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता भी अपनी सीटें हार गए। आपने हार के लिए कांग्रेस की सक्रिय भूमिका को एक बड़ा फैक्टर बताया था, जबकि कांग्रेस का कहना था कि वह मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली चुनाव से कुछ महीने पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे। यहाँ कई सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। हरियाणा में आपने 80 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 2% से भी कम मत मिले थे। कांग्रेस की यह हार एक झटके के रूप में देखी गई। हार के बाद दोनों दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। साल 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव है और यहाँ उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने पंजाब और गुजरात की 2 अहम सीटों पर अपने दम पर उपचुनाव जीतकर एक राजनीतिक मैसेज दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट सीट पर कांग्रेस को हराया, जबकि गुजरात के विसावदर क्षेत्र में उसने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की। गुजरात में बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता में है।
जानकारों का मानना है कि अकेले लड़ने से उसे अपना वोट बैंक मजबूत करने और कांग्रेस बीजेपी दोनों के मुकाबले खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करने में मदद मिली है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और उससे पारित कराने की योजना बना रही है, जबकि विपक्ष इस दौरान पहलगाम हमले से लेकर बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं और विपक्ष की मुखर आवाजों में से एक माने जाते हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि आपके गठबंधन से अलग होने में क्या विपक्षी एकता में दरार आ सकती है। आपको बता दें, संजय सिंह ने आगे कहा कि संसद में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनमें वह टीएमसी और डीएमके के साथ हैं, मगर कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय फलक पर देखें तो विपक्षी एकता के लिए यह सही नहीं हुआ है। विपक्ष एकजुट रहकर ही भाजपा को हरा सकता है, चाहे संसद के अंदर हो या चुनावी मैदान में। सबसे बड़ा दल होने के नाते यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह हर दल को साथ लेकर चले। राष्ट्रीय स्तर पर इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को ही होगा। आप सांसद संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी संसद में बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करती रहेगी। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में संजय सिंह कहते हैं, दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी बिहार के लोगों के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद किए गए, ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा प्लेन क्रैश, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR से जुड़े मुद्दों पर संसद में सवाल पूछेंगे। इसके अलावा अगली खबर विदेश से जुड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक से गठबंधन करने वाले देशों को सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने समूह पर अमेरिकी डॉलर को हथियाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका की मुद्रा को फिसलने नहीं देंगे। राष्ट्रपति ने इस समारोह में क्रिप्टो करेंसी कानून पर हस्ताक्षर किए और कहा कि ब्रिक्स नाम का एक छोटा सा गुट है जो तेजी से कमजोर हो रहा है। ब्रिक्स वाले डॉलर के प्रभुत्व और स्टैंडर्ड को हथियाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ को लेकर चेतावनी जारी करने के बाद ब्रिक्स की बैठक हुई थी, जिसमें उपस्थिति कम देखी गई। वे टैरिफ का सामना नहीं करना चाहते हैं। मालूम हो कि ब्रिक्स एक तरह का आर्थिक गठबंधन है जिसमें मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हालांकि पिछले साल इसका विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए। ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सदस्यों ने इस पर अलग अलग नजरिया पेश किया है। अमेरिका ने टैरिफ लागू करने के लिए 1 अगस्त की समय सीमा तय की है। व्यापार समझौते को लेकर 9 जुलाई की डेडलाइन बीतने के बाद अगली तारीख तय की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे ब्रिक्स देशों को टैरिफ दरों का डिटेल देने वाले पत्र भेजेंगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, मैंने बहुत जोर का झटका दिया है और यह जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। वे मिलने से भी डर रहे हैं। भारत ने पहले ही डॉलर के विकल्पों पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 17 जुलाई को कहा कि डॉलर मुक्तिकरण ब्रिक्स के एजेंडे में नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीमा पार भुगतान पर ब्रिक्स ने स्थानीय मुद्राओं के बारे में बात की है, लेकिन डॉलर मुक्तिकरण जैसा कुछ एजेंडे में नहीं है। इसके अलावा अगली खबर भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ी है। दरअसल भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह बताया कि किस देश के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप का यह बयान शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ हुए डिनर के दौरान हुआ। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है। ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा है
कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान की वार रुकवा दी। ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश है। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया? इसके अलावा ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के दावे भी करते रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की धमकी दी थी। उसके बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए थे। दरअसल मई महीने की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। अमेरिका ने इसी बातचीत को संघर्ष विराम कराने के तौर पर पेश किया और ट्रंप ने ही संघर्ष विराम की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की थी। इसी महीने की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संघर्ष विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय था। शुक्रवार रात को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के सामने ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने कई युद्ध रोके हैं और ये सभी गंभीर युद्ध थे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही हो रहा था। वहाँ विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ऐसा लगता है यह एक नए तरीके का युद्ध है। आपने हाल ही में देखा कि हमने ईरान में क्या हमने उनकी परमाणु क्षमता पूरी तरह से नष्ट कर दी। अपने बयान में ट्रंप ने एक बार फिर व्यापार का भी जिक्र किया और कहा कि इसके जरिए हमने संघर्ष को रोका। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था और हमने इसे व्यापार के जरिए सुलझाया। हमने कहा कि व्यापार समझौता करना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे पर हमले और शायद परमाणु हथियार से हमले करेंगे तो हम व्यापार समझौता नहीं करेंगे। 31 मई को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की ओर से विमानों को नुकसान पहुंचने के दावे को खारिज किया था। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में पत्रकार ने जनरल अनिल चौहान से सवाल किया कि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 1 से अधिक विमान को गिराया था, क्या वह इसकी पुष्टि कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जेट गिराया गया, महत्वपूर्ण ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। इस पर पत्रकार ने उनसे एक बार फिर पूछा, कम से कम 1 जेट गिराया गया था, क्या ये सही है? जनरल चौहान ने कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल गलतियां जान पाए। हमने उसे सुधारा और फिर उसके 2 दिन बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने अपने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। पत्रकार ने एक बार फिर कहा, पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराने में वह कामयाब रहा था, क्या उसका यह आकलन सही है? इसके जवाब में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह जानकारी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जेट क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया, यह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगली खबर है, भारतीय रिफाइनरी नायरा पर EU ने प्रतिबंध लगा दिया है। रूस पर यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। इसके तहत रूस उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के लिए अधिकतम कीमत का मौजूदा स्तर $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 कर दिया गया है, जिससे रूस को राजस्व को घटाया जा सके। इसका मतलब यह हुआ, भारत जैसे विक्रेता देशों को रूस $47.6 से ज़्यादा कीमत पर कच्चे तेल की बिक्री नहीं कर सकेगा। भारत इस समय रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। इससे साफ है कि इस नए प्रतिबंध का उसे फायदा होगा। यूरोपीय संघ EU ने भारतीय स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की सब्सिडियरी नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इससे नायरा रिफाइनरी के लिए वैश्विक बाजार के रास्ते बंद हो सकते हैं। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पहली बार हम भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू होगा, यानी इसकी परिसंपत्तियों की जब्ती, अधिकारियों की यात्रा पर प्रतिबंध आदि भी लागू होंगे। रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी में 49.13% हिस्सेदारी है। इससे पहले SR ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। नायरा गुजरात के वडिनार में 2 करोड़ टन की प्रति वर्ष की क्षमता वाली तेल रिफाइनरी और 6,750 से अधिक पेट्रोल पंपों का संचालन करती है।
केसानी इंटरप्राइजेज कंपनी के पास नायरा में 49.13% हिस्सेदारी है। केसानी का स्वामित्व रूस के यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स और हारा कैपिटल शार्ल के पास है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।